कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट, it is independent of initial concentration, pressure, volume etc, है ना, except temperature. Second, it is independent of catalyst से कोई फर्क नहीं पड़ता. Then third, it is independent of the direction from which equilibrium is attained. तुम लोगों को समझाया था कि इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड से भी अटेन हो सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी अटेन हो सकता है. तो इस बात का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर A फॉर्म्स B, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है, तो चाहे वो रिएक्टेंट से शुरू हुई थी रिएक्शन, चाहे वो प्रोडक्ट साइड से शुरू हुई थी रिएक्शन, चाहे वो किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था, इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 है तो वो 100 ही होगा. समझ में आ रही है बात? ठीक है. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, from which equilibrium is attained. क्लियर है इतनी बात? तो इंडिपेंडेंट है, इन चीजों से कोई फर्क इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नहीं पड़ेगा. तुम इनिशियली कुछ भी कंसंट्रेशन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा. इवन तुम इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी कंसंट्रेशन चेंज करोगे तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है. एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है, क्लियर है बात? तो वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन्हें चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है. कैटालिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है. किस साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, इस वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है. इतनी बात क्लियर है? नाउ द पॉइंट्स या थिंग्स ऑन विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स. Equilibrium constant depends. Equilibrium constant depends on first, representation of reaction. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे लिखी गई है या रिएक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल A फॉर्म्स B, ये एक अलग रिएक्शन है, एंड B फॉर्म्स A, ये एक दूसरी रिएक्शन है. आ रही बात समझ? क्या कहना चाह रही हूं? A से B बन रहा है, ये एक अलग रिएक्शन है, और B से A बन रहा है, ये एक अपने आप में अलग रिएक्शन है. तो जिसे कि मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसे मैंने कहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, बट एक्चुअली तुम समझो कि ये रिएक्शन अलग है और ये रिएक्शन अलग है, लेकिन तुम्हें लग ये रहा है कि मैंने इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखा है, यही लग रहा है, रिप्रेजेंट ऐसे किया है, इसलिए मैंने पॉइंट लिख दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. बट एक्चुअली बात को समझो कि ये एक अलग रिएक्शन है और ये एक अलग रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली अलग अलग रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग ही होगा ना. आ रही है बात समझ में? इस पॉइंट का मतलब है कि रिएक्शन कैसे लिखी गई है इस बात पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा. मींस
रिएक्शन लिखी गई है ए से बी बन रहा है, ठीक है, और रिएक्शन लिखी गई है बी से ए बन रहा है, तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो गई रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ए से बी इट्स अ डिफरेंट रिएक्शन, बी से ए इज डिफरेंट रिएक्शन, तो डिफरेंट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डिफरेंट होगा। अभी एग्जांपल बताएंगे और के कैसे, मतलब फिर हम फाइंड भी करेंगे ऐसा उल्टा करने पे रिएक्शन, वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तो जैसे इस पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है, तो इस दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे मैंने के इक्विलिब्रियम डैश कह दिया, क्या होगा बताओगे तुम लोग बता सकते हो? नहीं बता सकते? है? देखो इधर, पहली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10 है, और मैंने तुम लोगों को लिखना सिखाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा। बी स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय ए, ठीक है। और इस सेकेंड रिएक्शन का, जिसका मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, जिसका मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होगा भाई? मैं लाइन खींच देती हूँ यहाँ, ए डिवाइड बाय बी, कुछ रिलेशन दिख रहा है के इक्विलिब्रियम और के इक्विलिब्रियम डैश में? क्या रिलेशन है? के इक्विलिब्रियम का रेसिप्रोकल है के इक्विलिब्रियम डैश, तो क्या रिलेशन आया? के इक्विलिब्रियम डैश इज 1 बाय के इक्विलिब्रियम, तो मतलब कितना आ गया आंसर? यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाय 10। ये बात समझ में आई या नहीं? तो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि रिएक्शन कैसे लिखी गई है इस बात पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा। अगर उसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया गया है तो के क्या होगा? उस पहले वाले का रेसिप्रोकल। समझ गए? तो क्यों आया रेसिप्रोकल, वो तुमने तो खुद सॉल्व किया, आया ना? समझ गए? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया? आ गया, ठीक है ना? तो डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन उसे अगर पलट के लिख दिया जाएगा तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पहले वाले का क्या होगा? रेसिप्रोकल। समझ गए? ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, स्टोइकियोमेट्रिक डेफिशिएंट, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये इधर रब कर दूं मैं सारा? सबने नोट कर लिया? रब कर दूं? ओके, कर दूं बेटा? देखो इधर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो इधर एक रिएक्शन है ए से बना बी, है ना, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने 10 माना था, ठीक है। क्यों? और ये किसके इक्वल है? बी की कॉन्सेंट्रेशन बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन के। अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बताओ के डैश की वैल्यू क्या होगी? बताओ, बता सकते हो?
बता तो सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। सेम, नो नो, नॉट एट ऑल। अगर सेम ही होता तो मैं डिपेंडेंस में कैसे रखती उसे। देखो इधर, के डैश किसके इक्वल होना चाहिए भाई? बी का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? ये अलग कर दो। होना चाहिए कि नहीं? बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर होना चाहिए। क्या रिलेशन दिख रहा है? हाँ, इसे मैं ऐसे लिख दूं, लिख दूं, और ये बी बाय ए क्या है? के इक्विलिब्रियम। ये बी बाय ए क्या है? के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम डैश के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय के इक्विलिब्रियम मतलब किसका है? के इक्विलिब्रियम के स्क्वायर के इक्वल। मतलब आंसर कितना आ गया यहाँ? 10 का स्क्वायर मतलब 100। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है ये बात? हाँ, सबको क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल दूं फिर? हाँ, ये नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका। नोटेड? नोट कर लिया? बताया करो। ओके, तो देखो इधर, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया है। अब बताओ के डैश की वैल्यू क्या होगी? मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। भी जो के है वो किसके इक्वल होगा? बी की पावर 1/2 और ये ए की पावर 1/2। तो क्या हुआ, क्या बना? हाफ होएगा या रूट होएगा? क्या होएगा? ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम और के डैश में क्या रिलेशन बना कि के डैश इक्विलिब्रियम इज स्क्वायर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम। मतलब के इक्विलिब्रियम की पावर, भाई जो बी बाय ए है वो तो के इक्विलिब्रियम है, तो बी बाय ए की जगह तो के इक्विलिब्रियम रख दिया, लेकिन उसकी पावर क्या है? 1/2। तो की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है? रूट। मतलब यहां से आएगा √10। तो समझ में क्या आ रहा है तुम्हें? इस बात से समझ में क्या आ रहा है? क्या रिलेशन होता है के डैश और के में? के डैश और के में क्या रिलेशन बनेगा इस हिसाब से? इफ आ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर n, अगर किसी रिएक्शन को n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस रिएक्शन का जो के डैश होगा वो पहली रिएक्शन के की पावर n के इक्वल होगा। समझ में आई बात या नहीं? If a reaction is multiplied by n, then new equilibrium constant will be equal to equilibrium constant raised to the power n। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बन जाएगा, है ना? जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो के डैश क्या था? के स्क्वायर था। जब तुमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो के डैश क्या है? के की पावर हाफ है। अगर तुमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया होता, इफ यू मल्टीप्लाई अ रिएक्शन बाय 1/3, देन के डैश विल बी इक्वल टू के की पावर 1/3। तो समझ में आया पॉइंट सबको? अगर रिएक्शन को उल्टी कर देते हैं, उल्टी हो वाली नहीं, ठीक है,
अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अगर रिएक्शन को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू द पावर n। समझ में आई बात? सबको समझ में आ गए ये दोनों पॉइंट? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। ये रब कर दूं? नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर वाली जो डिपेंडेंस है ना वो अभी ओल्ड, मतलब उन बैचेस में पढ़ाई नहीं गई है ना, तो उनके साथ ही पढ़ लेना, मैं बस लिख दूं, है ना, कि थर्ड पॉइंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करता है, क्या है वो पूरा एक टॉपिक है, उसमें टाइम लगेगा, तो अभी हुआ नहीं है वो दूसरे बैचेस में, तो उनके साथ कर लेना, जो हो गया है मैं वो करवा दूं, क्योंकि तुम्हें उनके इक्वल होना है। हाँ, हो जाएगा आज। ठीक है, और थर्ड इज टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस अलग अलग है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एक्सोथर्मिक के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वो सब एक फॉर्मूले से रिलेटेड है, वो सब समझ आ जाएगा। रब कर दो। When reaction is independent of direction, then how K equilibrium reciprocal? Oh my God, again कंफ्यूज मत होना इस बात में। A से B ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, और एक रिएक्शन लिखी हुई है B से A। ये दोनों रिएक्शन अलग अलग हैं, अलग अलग रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग होगा। क्लियर? ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो मैंने इसमें कहा था, मतलब पर्टिकुलर जब मैं इस रिएक्शन की, या मैं पर्टिकुलरली जब इस रिएक्शन की बात कर रही हूं, इनमें से किसी भी एक रिएक्शन की बात कर रही हूं, वो तब की बात है, वो पॉइंट की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है वो पॉइंट, उसके लिए। अब यही सेम यही रिएक्शन है, इसमें मैंने वेसल में ए लिया, ए की साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, चाहे मैंने वेसल में सिर्फ क्या लिया था, बी लिया था, या बी की साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था। ठीक है, तो के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से समझाई थी बात, कि चाहे ए से स्टार्ट हो रिएक्शन, ए की साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हो, चाहे बी की साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हो, ठीक है, रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। और मैंने स्पेशली फिर कहा था कि अगर ऐसे लिख दी जाती है तब रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। आ रही है बात समझ में? तो जब ये लिखी हुई है रिएक्शन, जब इस रिएक्शन की बात कर रही हूं, तो रिएक्टेंट यही होगा, प्रोडक्ट यही होगा, चाहे इस साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हो, चाहे बी की साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हो, के चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब ये रिएक्शन लिखी हुई है तो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, इसकी साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हो, चाहे इसकी साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। और जब मैंने ये रिएक्शन और ये रिएक्शन ये आमने सामने लिख रखी हैं, तो साफ साफ है ना कि ये रिएक्शन अलग है, ये रिएक्शन अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें तो ए रिएक्टेंट है, इसमें क्या है, बी रिएक्टेंट है। अभी भी समझ में आई है बात या नहीं? इन दोनों पॉइंट्स को बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम के इंडिपेंडेंट है, और दूसरा अभी ये दो रिएक्शन लिख के बताया कि के क्या है, चेंज हो गया। दोनों बातें अलग अलग हैं। वो जो डायरेक्शन ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा है, वो तब इसी रिएक्शन की बात चल रही है कि इधर से अटेन हुआ चाहे उधर से अटेन हुआ।
या तुमने ये रिएक्शन ले रखी है तो इसी की बात चल रही है कि चाहे इधर से अटेन हुआ इक्विलिब्रियम चाहे उधर से अटेन हुआ। और डिपेंडेंस वाली बात में हम क्या कर रहे हैं, इन दो को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट बेटा? जिसने पूछा था उसे क्लियर है? ओके ठीक है। चलो अब टेम्परेचर का है ना, टेम्परेचर का नेक्स्ट क्लास में वो जब भी मतलब जब भी कराया जाएगा तब पढ़ना, ठीक है। अब आगे आ जाओ, रब कर दो ये। अब हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, एंड डायरेक्शन ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर डिपेंड नहीं करता। बट वो डिपेंड करता है किस पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर और टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो किस टाइप की रिएक्शन में कैसे चेंज होती है वो जब पूरा पढ़ोगे टॉपिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के इक्विलिब्रियम, दैट मे बी के सी, मे बी के पी, मे बी के एन, मे बी kx, may be kpc. C is for concentration in mole per liter, ठीक है। P प्रेशर, पार्शियल प्रेशर्स गैसेस के, ठीक है। N मोल्स के लिए, X किसके लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए, और kpc, P for pressure and C for concentration in mole per liter, ठीक है। तो किसी रिएक्शन में गैसेस भी हैं, सॉल्यूशन भी है किसी सब्सटेंस का, तो सपोज इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर के लिए और गैसेस के लिए प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन दोनों पुट करेंगे, है ना। क्लियर? अब देखो कैसे लिखा जाए, ये रब कर दो। बट तुम्हें डील इन दो में ही करना है, वो अलग बात है रिलेट किसी से भी करते रहो, पूरे चैप्टर में डील इन दो में ही करना है। केसी केपी, केसी निकालो केपी निकालो, ठीक है, या केसी से केपी निकालो या केपी से केसी निकालो, बात इन दो की चलेगी। तो ये सिर्फ लिखना बता दे रही हूँ इनका मतलब क्या है, बाकी ऐसा ऐसे कुछ परेशान नहीं होना है इनके लिए। देखो इधर एक रिएक्शन है ए, सपोज ये रिएक्शन है, ठीक है। इनकी कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है हमें सपोज, ठीक है। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, सपोज इसकी ए मोलर गिवन है, इसकी बी मोलर गिवन है, इसकी सी मोलर गिवन है, इसकी डी मोलर गिवन है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम पर। आ रही है बात समझ में? एट इक्विलिब्रियम जो के में हमें पुट करनी है कॉन्सेंट्रेशंस, प्रेशर, मोल्स, कुछ भी मोल फ्रैक्शन, वो कब पुट करने हैं? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सपोज प्रेशर्स गिवन है, सपोज इसका ए एटमॉस्फेयर गिवन है, या P1 P2 कर लो, इसका P1, इसका P2, इसका P3, इसका P4 गिवन है या फाइंड किया हमने, व्हाटएवर। मोल्स सपोज इसके N1, इसके N2, इसके N3, इसके N4। मोल फ्रैक्शन सपोज इसका X1, इसका X2, इसका X3, इसका X4, या हो सकता है प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन, कुछ का हमें प्रेशर पता है
और कुछ के हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, सी मोलर डी मोलर। ठीक है, तो Kp Kc का मतलब या Kn इन सब का मतलब क्या है? तो देखो Kc कैसे लिखा जाएगा? Kc का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो Kc में हमें क्या पुट करना होगा? सी डी ए बी सबकी कॉन्सेंट्रेशंस पुट करनी होंगी। तो Kc किसके इक्वल होगा? सी डी बाय ए बी। आ रही है बात समझ में? Kp का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो उसमें हमें ए बी सी डी सबके क्या रखने होंगे? प्रेशर्स, गैसेस हैं तो, है ना। तो P3 पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर का मतलब पता है ना सबको? एक ही वेसल में अगर एक से ज्यादा गैसेस हैं तो टोटल प्रेशर क्या होता है? सभी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर का सम। और मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो P3 P1 P2। Kn क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ मोल्स। तो अगर Kn निकाल रहे हो तो सबके मोल्स पुट करोगे, N3 N4 बाय N1 N2। और अगर Kx निकाल रहे हो तो सबका क्या पुट करोगे? मोल फ्रैक्शन पुट करोगे, X3 X4 बाय X1 X2। और KPC, KPC का मतलब है कि कुछ का हो सकता है तुम्हारे पास प्रेशर है और कुछ का हो सकता है तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन है। कुछ का प्रेशर हो सकता, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट का प्रेशर ही होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 में से किसी का प्रेशर हो सकता है, किसी के कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल हो सकती है। तो KPC में सपोज ऐसे तुम्हारे पास इनके प्रेशर है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो CD बाय P1 P2। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? ये तो कोई खास बात थी। Kc मतलब कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है, Kp मतलब प्रेशर्स पुट करने हैं, Kn मतलब मोल्स पुट करने हैं, Kx मतलब मोल फ्रैक्शंस पुट करने हैं, KPC मतलब जिनके प्रेशर्स हैं प्रेशर्स पुट कर दिए, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दी। लेकिन मेनली डील इन दो के साथ ही करना है। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट ऑल दीज Kn Kx KPC के रिगार्डिंग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि जब तुम्हें लिखना आ जाएगा तो तुम Kn Kc को रिलेट कर सकते हो आपस में, Kn Kp को रिलेट कर सकते हो आपस में, तो तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ब्लैक से देखेगा देखो, अदरवाइज तो धूप तो है ही नहीं। Kc में कॉन्सेंट्रेशंस पुट कर दी, Kp में प्रेशर्स पुट कर दिए, और Kn में मोल्स पुट कर दिए, Kx में मोल फ्रैक्शंस पुट कर दिए, ठीक है। अब विजिबल है? ओके, ठीक है, नोट कर लो, फिर रब करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। देखो इधर, पहले ये देखो एट, पहले Kc देखो, एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, और रिएक्शन इस टाइप की ली है बच्चों हमने,
ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन ली है हमने। और एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ए की ये हो गई। मैंने तुम लोगों को समझाया था स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करते हैं किसी रिएक्टेंट को तो मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ठीक है। और बी की कॉन्सेंट्रेशन ये मान ली हमने, ये सी की कॉन्सेंट्रेशन मान ली और ये डी की कॉन्सेंट्रेशन मान ली। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तुम्हारी मर्जी, तुम ए बी सी डी की जगह कुछ और लिख देते, कुछ भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ओके। अब देखो के सी कैसे लिखा जाएगा भाई, इसका के सी किसके इक्वल होगा? सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी, डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर डी, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। और एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स इन गैसेस के, इसका माना मैंने पी ए, इसका माना मैंने पी बी, इसका माना मैंने पी सी, इसका माना मैंने पी डी। क्लियर? ओके। तो केपी किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है? ओके। अब आगे का काम शुरू होता है हमारा। ठीक, जब तक मेंशन ना हो कि गैस नॉन आइडल है, हम मानेंगे नहीं गैस नॉन आइडल है। समझ में आ रही बात? वैसे एक्चुअली कोई गैस आइडल नहीं होती, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली हम हर गैस को आइडल मानकर चलेंगे। जब स्पेशली मेंशन हो कि गैस इज नॉन आइडल, तभी उसे हम नॉन आइडल मानेंगे। ठीक है, तो गैसेस हैं, हम क्या मान के चलेंगे? आइडल ही मान के चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT होता है कि नहीं? प्रेशर ऑफ अ गैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गैस के नंबर ऑफ मोल्स इनटू R इनटू T, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सबको पता है, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, सबने मेंशन किया हुआ है अपनी नोटबुक में। नाउ P इज इक्वल्स टू N बाय V RT। क्लियर? N बाय V नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी होती है कि नहीं? तो क्या बन गया ये हमारे पास? P इज इक्वल्स टू मोलैरिटी RT बन गया। P इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू R इंटू T। क्लियर है? तो P की जगह मोलैरिटी इंटू R इंटू T रखा जा सकता है या नहीं? रखा जा सकता है। ओके, अब ये Kp पे आ जाओ, Kp पे आ जाओ। ये मैं रब कर दूं अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन, नोट कर लो। तो यहां आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, अब देखो Kp इज इक्वल्स टू, Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C की जगह मैं क्या रख दूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C R T रेज टू द पावर C। ठीक है, क्लियर?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, और ये आर टी, और इन सबकी पावर क्या है, सी है। ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी, और इन सबकी पावर डी। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए आर टी की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी आर टी की पावर बी। बताओ इतना क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत आएगा? ऑब्वियसली प्रेशर की पावर सी है ना, और प्रेशर की जगह ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, तो इस पूरे की पावर सी हो गया, या उस पूरे की पावर डी हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ? ठीक है, where m represents molarity, r की क्या वैल्यू होगी ये भी बता देती हूँ। मोलैरिटी तो मोल पर लीटर है, ठीक है, और वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, तो r की वैल्यू रखते हैं 0.0821। तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी लीटर में है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो मोल पर लीटर में है, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में है या नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर लोगे एटमॉस्फेयर में, तो आर की वैल्यू पुट कर दोगे 0.0821, और टेम्परेचर के साथ कोई चॉइस नहीं है, वो तो केल्विन में ही रखना है। क्लियर है? तो आर की वैल्यू के साथ कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मोलैरिटी तो मोल पर लीटर में ही मिलेगी, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है मोस्टली होगा, नहीं है तो कन्वर्ट कर लोगे उसे एटमॉस्फेयर में, तो आर की वैल्यू 0.0821, ठीक है। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट चेंज करोगे तो आर की वैल्यू चेंज होती जाएंगी, कई सारी वैल्यू है आर की, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो ये वाला याद रखो, ठीक है। तो क्या बना भाई ये हमारे पास, Kp is equals to C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। अब देखो आर टी की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, समझ में आ रही है इतनी बात, या अलग अलग स्टेप में लिख के बताऊं? ये आ गई समझ? लिख दो इकट्ठे। आर टी की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। क्लियर है? दिख रहा है सबको? ओके, ठीक है। अब देखो C प्लस D माइनस A प्लस B, मतलब मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और इसे तुमने थर्मो में बोला होगा डेल्टा एन जी, नहीं बोला तो नहीं पहुंचे वहां तक, हो गया ना, तो डेल्टा एन जी बोला था तो डेल्टा एन जी लिखेंगे यहाँ। के पी इज इक्वल्स टू, बताओ ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, के सी, ये क्या था, के सी, तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, where delta Ng represents difference of number of moles of gaseous reactant, product and reactant, product minus reactant है ना, gaseous product and reactant। clear है? so what is the relation between Kp and Kc? Kp equal to Kc RT की पावर डेल्टा Ng, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Kc लिखना आ गया, Kp लिखना आ गया, Kc और Kp में रिलेशन पता लग गया, ठीक है।
केसी में कॉन्सेंट्रेशंस पुट करेंगे, केपी में प्रेशर्स पुट करेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि केसी में हमें कॉन्सेंट्रेशंस पुट करनी है, बट हमें ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, वन मानकर चलते हैं, उनकी जगह वन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ समझा दूं। एक्टिव मास हेडिंग डालो। एक्टिव मास क्या है ये? ये एक्टिव मास वो पार्ट है या वो मास है रिएक्टेंट का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, विच इज एक्टिव, ठीक है। मतलब जैसे घर में एक डब्बा भरा हुआ है शुगर का, चाय बनानी है, तो क्या पूरा डब्बा पलट देते हैं हम? एक चम्मच, 2 चम्मच जितनी भी डालते हैं, वो क्या हो गया हमारा? एक्टिव शुगर हो गई, बाकी की इनएक्टिव है, ठीक है। तो सेम इज विद रिएक्टेंट जितना भी लिया है वो सारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, जितना पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो उसका एक्टिव मास होगा, ठीक है। तो एक्टिव मास को हम कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और गैसेस है तो उनके पार्शियल प्रेशर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। आ रही है बात समझ? अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है भाई, जैसे घर में एक डब्बा शुगर है, तो जब वो डब्बा भरा हुआ था तब तो ऑब्वियसली 1-2 चम्मच जो हम डाल रहे थे वो एक्टिव और बाकी की क्या हो गई? इनएक्टिव। लेकिन खत्म होते होते एक टाइम ऐसा आया कि डब्बे में पड़ी ही कितनी है? 1-2 चम्मच। अब वो 1-2 चम्मच सीधी किसमें डाल दी हमने? चाय बनाने में डाल दी। तो वो जितनी की जितनी थी, वो जितनी भी शुगर थी हमारे पास अवेलेबल, वो क्या है? एक्टिव है। आ रही बात समझ में? तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट ऑलरेडी कम है। तो रिएक्टेंट जब ऑलरेडी कम है तो उसकी सारी की सारे का सारा जो भी मास है, जितना भी वो अवेलेबल है सॉल्यूशन में, वो सारा का सारा ही पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिएक्शन में। तो उस सारे के सारे को ही क्या माना जाएगा? उसका एक्टिव मास। आ रही है बात समझ में? तो एक्चुअली बता दूं, एक्चुअली जो एक्टिव मास है वो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो तुम्हारी मोलैरिटी है इनटू गामा के इक्वल होता है, और गामा क्या होता है? तुम्हारा एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब जैसे मैंने बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जितना भी प्रेजेंट है वो सारा का सारा एक्टिव है। मतलब डाइल्यूट के केस में गामा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो जो एक्टिव मास है इसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्टिव मास या एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो एक्टिविटी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? सीधा मोलैरिटी, या गैसेस के केस में सीधा जो भी उसका पार्शियल प्रेशर है। भाई इसे अपॉन मत समझ लेना, और लिख दूं मैं, और ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया डब्बा भरा हुआ है शुगर का, तो डेफिनेटली ए और एम इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ए जो है किसके इक्वल होगा? एम इंटू गामा के इक्वल होगा, और इस केस में गामा जो है लेस देन 1 होगा। तो जो तुम्हारा क्या कहते हैं एक्टिविटी है वो लेस देन किसके होगा? मोलैरिटी के, ठीक है। क्लियर? डाइल्यूट के केस में 1 के इक्वल कैसे है?
डाइल्यूट एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है? एक वो कोफिशिएंट जिससे हमें ये पता चले कि जितना सब्सटेंस है सारा का सारा उसमें से कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कि 50% पार्टिसिपेट कर रहा है, कि 30% पार्टिसिपेट कर रहा है, कि 20%, कि 10%, कि 1%। ये जो कोफिशिएंट है हमें ये चीज बताएगा। अब मैंने तुम्हें क्या कहा कि जब शुगर इसकी ना, ये कुछ भी नहीं, इससे तुम्हें मतलब ही नहीं है, ठीक है। बस जो बात अब मैं लास्ट में बोलने वाली हूँ बस तुम्हें उससे मतलब है, इस सब को बस लिख लो और फिर भूल जाना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जब घर में शुगर कितनी बची डब्बे में, 1 या 2 चम्मच ही बची, चाय के लिए उतनी ही रिक्वायर्ड थी, सारी की सारी डाल दी गई, तो क्या हुआ, शुगर सारी की सारी ही तुम्हारी क्या हो गई, एक्टिव हो गई, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जितना भी सब्सटेंस है सॉल्यूशन में वो सारा का सारा ही क्या है, एक्टिव है, सारा का सारा ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर 100% जितना है वो सारा पार्टिसिपेट कर रहा है, 100% पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए गामा क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 इसके इक्वल हो गया मोलैरिटी के। अब क्योंकि जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं या हमारे सिलेबस तक की बात करो या हमारी एनसीईआरटी तक की बात करो, जेई मेन व्हाटएवर जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे सिलेबस तक सिर्फ क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या मेंशन है, ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन, चाहे वो कहीं स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन है डाइल्यूट या नहीं है, हमें सिर्फ किन के साथ डील करना है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ। इसलिए जब भी तुम कहीं पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा कि एक्टिविटी को सीधा कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, या वो सब्सटेंस अगर गैसेस सब्सटेंस है तो सीधा उसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल रखा हुआ है। इसलिए तुम्हें इस सब रामायण से, गामा पामा से, इस सब से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात या नहीं? तुम्हें सीधा क्या कहना है कि एक्टिविटी या एक्टिव मास इज इक्वल्स टू, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है सपोज 5 मोल पर लीटर, तो कह दोगे एक्टिविटी क्या हो गई, 5 मोल पर लीटर। या उसका प्रेशर दिया है पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, तो सीधा एक्टिविटी क्या कह दोगे, 2 एटमॉस्फेयर। पहले बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं? बाकी सबसे तुम्हें कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें सॉल्व ही नहीं करना कहीं, गामा पामा ये कहीं हमें सॉल्व नहीं करना। तो वैल्यू गिवन नहीं गिवन कुछ नहीं, तुम्हें नहीं पता गामा क्या होता है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता गामा क्या होता है। तो एक्टिव मास या एक्टिविटी क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट विच इज एक्टिव मींस विच इज participating in chemical reaction, because we are concerned सिर्फ हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन से ही मतलब है, हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइल्यूट रिएक्शंस ही हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही हैं, चाहे वो कहीं मेंशन है चाहे वो कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ इस पोर्शन से मतलब है, इसलिए हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। तो हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी विल बी इक्वल टू दी मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आई बात? रिएक्टेंट प्रोडक्ट व्हाटएवर, यहाँ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो समझ में आई बात, क्या समझ में आया? एक्टिव मास इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ द सब्सटेंस या पार्शियल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस। अभी इतना समझे हम, है ना, इतना समझे, रब कर दूं अब, कर दूं रब। अब मैं कह रही थी एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी, यूनिटी मान के चलते हैं उसे हम, जैसे इसके लिए मुझे केपी लिखना है, ठीक है, देखो
अभी समझाऊंगी क्यों मानते हैं यूनिटी। अब इसके लिए मुझे केपी लिखना है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस बाय दिस। बट एक्टिव मास सॉलिड्स का और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का क्या रहेगा, यूनिटी। तो जब तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि दिस इनटू दिस अपॉन दिस, अब इसकी जगह यूनिटी आ गया और इसकी जगह यूनिटी आ गया, तो सीधा क्या लिखा जाएगा, केपी इज इक्वल्स टू, ऐसे मान रहे थे तुम, केपी इज इक्वल्स टू CaO CO2 अपॉन CaCO3, ये मान रहे थे ना। बट इसकी जगह यूनिटी यानी 1 आ गया, इसकी जगह भी क्या आ गया, 1 आ गया, तो बचा क्या, केपी इज इक्वल्स टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास मतलब अगर Kc है तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन, या Kp है तो प्रेशर पुट करते तो प्रेशर। तो एक्टिव मास क्या हो जाता है, यूनिटी। उसकी जगह हमें क्या रखना होता है, यूनिटी। क्यों, अब देखो इधर, कोई सॉलिड है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हेडिंग डाल लेना, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। कोई प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, ठीक है। सॉलिड की या लिक्विड की या इवन किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल, वेट अपॉन मोलर वेट। और ये वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। तो ये क्या आ गया, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मुझे बताओ, किसी सॉलिड की या लिक्विड की जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, खर्च हो रहा होगा, तो क्या खर्च होने पर, कंज्यूम होने पर उसकी डेंसिटी चेंज होती जाएगी, क्या डेंसिटी चेंज हो सकती है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की, नहीं चेंज होगी। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, या फोन लो, है ना, ये फोन है, क्योंकि मार्कर में तो एक तरफ कैप है, ये एक सॉलिड है, ठीक है। इसका इतना पार्ट कंज्यूम हो गया, तो क्या जो बचा पार्ट है उसकी पहले के कंपैरिजन डेंसिटी चेंज हो गई। इस पूरे फोन की डेंसिटी D है, इसमें से इतना पार्ट कंज्यूम हो गया, इतना पार्ट कंज्यूम हो गया, तो क्या जो बचा हुआ पार्ट है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी डेंसिटी भी D ही रहेगी। ऐसे तुम्हारे पास एक बकेट वाटर है, तुमने उसमें से एक मग निकाल लिया, तो क्या मग वाला वाटर या बकेट में जो रिमेनिंग वाटर है, क्या उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी। तो डेंसिटी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, और मॉलिक्यूलर वेट वो तो भाई होता ही कांस्टेंट है। तो डेंसिटी भी कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट, तो मतलब प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हो गई कांस्टेंट। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो पीस रिएक्ट कर रहा है वो जितना कंज्यूम होता जा रहा है, जो बच रहा है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन वही है जो इनिशियली थी। ऐसी कैल्शियम ऑक्साइड जब बनना शुरू हुआ, तो जब बनना शुरू हुआ था तब भी वही कॉन्सेंट्रेशन थी, और जब कांस्टेंट हो गया होगा बनते बनते, मतलब रुक गया होगा, अब अमाउंट में चेंज होना बंद हो गया होगा, तब भी कॉन्सेंट्रेशन वही होगी जब वो बनना शुरू हुआ था तब के बराबर। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। मोल्स चेंज हो रहे होंगे, मोल्स तो चेंज हो रहे होंगे, वेट तो चेंज हो रहा होगा, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ मोल तो चेंज हो रहा है, बट कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी चेंज
नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी m, फाइनली इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते भी वो m ही रहेगी। कैल्शियम ऑक्साइड की जब बनना शुरू हुआ तो सपोज कॉन्सेंट्रेशन है a मोल पर लीटर, और फाइनली जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो भी रहेगी a मोल पर लीटर। इतनी बात समझ में आई? सिमिलरली विद प्योर लिक्विड। ठीक है, अब जो K है, सपोज Kc मानो, तो Kc किसके इक्वल होता? CaO की कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बाय कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट। ये K इक्विलिब्रियम लिखूं मैं अभी, तो K इक्विलिब्रियम तो मैं ऐसे लिखते कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये इधर आ गया, ये यहां चला गया, इसमें ये सब कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, सब कांस्टेंट मिलकर ही नया कांस्टेंट बना होगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। आ रही है बात समझ में? जो कि हमें वो तो देगा रिएक्शन में, तो वो जो वैल्यू आई होगी ना, वो यहां जो ये K इक्विलिब्रियम है और CaO की जो कांस्टेंट, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, वो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, उन सब का प्रोडक्ट डिविडेंड जो भी कुछ है, वो सब कुछ सॉल्व होकर ही हमारे पास Kc आया है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, जब Kc लिखेंगे तो इनकी जगह क्या कर देंगे, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू डालनी ही नहीं है, तो इनकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1। आ रही है बात समझ में? तो क्यों आया 1? इतनी बात समझ में आ रही है कि कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम, और वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सभी के लिए ये बात है, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जब प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, चाहे सब्सटेंस पहले पूरा था, फिर आधा हो गया, फिर 1/4 हो गया, कितना भी हो गया, कम होता जा रहा है, बट इनिशियली जो उसकी डेंसिटी थी और बाद में जो उसकी डेंसिटी है वो सेम ही होगी। जैसे मैंने तुम्हें ये फोन का एग्जांपल देकर बताया कि ये फोन की डेंसिटी D है, तो इसमें से इतना पोर्शन इसका कट कर दिया, ठीक है, या इसे बीच में से कट कर दिया, तो दोनों टुकड़ों की ही डेंसिटी क्या होगी? D होगी। ये तो तुमने पढ़ा था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब सॉल्यूशन की क्यों नहीं है डेंसिटी कांस्टेंट? क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट है और सोल्यूट है। अब सोल्यूट क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सोल्यूट का अमाउंट कम होता जा रहा है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी तो चेंज होती चली गई ना। पहले 1 लीटर में 10 ग्राम NaOH था, फिर 8 ग्राम NaOH बचा, फिर 5 ग्राम NaOH बचा, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी चेंज होती जा रही है। बट जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी तो D थी, तो जब वो खर्च होता जा रहा है तब भी उसकी D ही बच रही है। आ रही बात समझ में? और मोलर वेट तो सभी का कांस्टेंट होता है, तो इसलिए प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू हुई। इसीलिए तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 55.5 ही होती है, चाहे तुम 1 लीटर वाटर लो, चाहे 1000 लीटर वाटर लो, होती है कि नहीं? किया था मोल कॉन्सेप्ट में, याद है? क्यों? क्योंकि जब वो प्योर सब्सटेंस है तो उसका जब वेट कंज्यूम हो रहा है तो उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी तो कंज्यूम हो रहा है कि नहीं है? जब सॉल्यूशन है तो क्या है, सॉल्यूशन है तो ये सारा सॉल्वेंट है और इसमें ये सोल्यूट है,
और ये सोल्यूट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो सिर्फ वेट जा रहा है रिएक्शन में, वॉल्यूम नहीं जा रहा है, तो डेंसिटी चेंज हो रही है। लेकिन जब कोई प्योर सब्सटेंस है, जब कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसका जब वेट खर्च हो रहा है तो वॉल्यूम भी तो खर्च हो रहा है, तो वो कंपेंसेट कर जा रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। पहले तो मुझे इतनी बात बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं, कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। पहले इतनी बात बताओ, फिर आगे बताऊंगी। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। हाउ मोलर वेट सेम है? भगवान ये क्या मजाक है, मोलर वेट कैसे सेम, मारूंगी पकड़ के। CO2 का मोलर वेट रोज चेंज होता है क्या? ये रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होता है? CO2 का मोलर वेट 44 के अलावा कुछ और पढ़ा है क्या आज तक? या कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर वेट 100 के अलावा कुछ और पढ़ा है आज तक? ठीक है, अब इतनी बात बताओ, ये क्लियर है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है? इतनी बात क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ूं। अब मैं आगे बढ़ रही हूं, तो मैं तुम्हें बता रही हूं, इसीलिए अब तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ना कैसे यूनिटी रख दिया, क्यों यूनिटी रख दिया, इसीलिए टीचर्स बस शॉर्टकट में बोल देते हैं कि यूनिटी रख दिया, यूनिटी मान लेते हैं क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा है, और मैंने सोचा चलो समझा ही दूं। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, लिखते तुम CaO की कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखते। अब तुम्हें याद हो कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट है तो नया कांस्टेंट मान लिया था ना। कि इतने सारे कांस्टेंट्स का करना क्या है, फिर उस सारों की जगह एक कांस्टेंट रख देते हैं, रखते हैं नहीं? तो K इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस सारे को सॉल्व करके नया कांस्टेंट इस रिएक्शन का Kc, ठीक है, इस रिएक्शन का नया कांस्टेंट Kc, तो इसी के अंदर सबकी वैल्यूज आ गई। तो जब इसी के अंदर सबकी वैल्यूज आ गई तो हमें थोड़ा रखनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग से सिखा रखा है कि Kc होता है दिस अपॉन दिस, लेकिन क्योंकि इस केस में इनकी वैल्यूज पहले ही इनके अंदर, इसके अंदर आ चुकी है, समझ रहे हो मेरी बात? इस पर्टिकुलर केस में, यानी जिसमें भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केसेस होंगे, उन केसेस में क्या होगा, उस प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो वैल्यू होगी वो ऑलरेडी Kc के अंदर आ चुकी होगी, इसलिए हमें पुट करने की जरूरत नहीं होगी। अब क्योंकि तुम सीखे हो कि Kc मुझे ऐसे लिखना है, अब क्योंकि तुम सीखे हो कि मुझे Kc ऐसे लिखना है, बट इनकी वैल्यू Kc के अंदर पहले से ही है, तो मुझे क्या करना होगा, फिर इनकी जगह मुझे 1 डाल देना होगा, मतलब इन्हें लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। अब बताओ अभी भी समझे हो कि नहीं? अब समझ आ गया? ओके, तो सिंपली क्या याद रखना है, जितना याद रखना है कि भाई प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कांस्टेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन, या यू कैन से उनकी एक्टिविटी कांस्टेंट होती है, इसलिए Kc या Kp में उनकी जगह पर, उनके पार्शियल प्रेशर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम यूनिटी पुट कर देंगे, बस इतना समझना है। समझ में आई बात? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की एक्टिविटी क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी Kc और Kp में, 1 मेंशन करेंगे हम। क्लियर है? बहुत सिंपल है ना? ठीक है, तो अब जिसे ये पूरी रामायण समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो याद रखो कि प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 पुट किया जाएगा Kc और Kp में। ठीक है, ओके।
क्लियर? रब कर दें। अब देखो एक रिएक्शन है, हाउ टू राइट केपी एंड केसी, या कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी वेरिएबल्स के साथ हम लिखेंगे, एक दो सम वेरिएबल्स के साथ करेंगे, मतलब ए बी सी इनकी टर्म्स में मान के करेंगे। वो भी इसलिए करवा रही हूँ क्यों, क्योंकि इन फॉर्म में भी केपी और केसी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही हमेशा केपी और केसी सॉल्व करवाया जाएगा, उन्हीं के साथ वैल्यू पूछी जाएगी। ए बी सी डी की टर्म्स में एक्स, इनकी टर्म्स में भी केपी और केसी पूछा जाता है, इसलिए उनकी टर्म्स में भी हम एक दो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिएक्शन HI dissociates to give H2 plus I2. Clear? Initially, there are A moles of HI in a vessel of 2 liters. ठीक है, starting with A moles of HI in a vessel of 2 liter. ठीक है, X moles of hydrogen are formed at equilibrium. Then you have to find Kc. ठीक है, आ रही है बात समझ? क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये नोट करो क्वेश्चन, फिर मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। हो गया नोट? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? रब कर रही हूँ अब मैं। ठीक है, अब देखो इधर Kc फाइंड करना है। तो Kc का मतलब क्या है कि हमें सबकी कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पर पता होनी चाहिए। तो अब हमें क्या दिया है इनिशियली, HI के दिए हैं A मोल्स। अब क्योंकि H2 और I2 की उसने कोई बात नहीं की, इसका मतलब H2 और I2 हमें इनिशियली नहीं दिए हुए हैं उसने, तो इनिशियली H2 और I2 0 हैं, मोल्स हैं ये इनिशियल मोल्स। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है, सपोज इक्विलिब्रियम पर जब हम पहुंचे तो HI के कुछ मोल्स खर्च हो गए। ठीक है, HI के कुछ मोल्स खर्च हो गए। अब वो जितने खर्च हो गए हैं उसे तुम जिस भी वेरिएबल से मानना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी। क्योंकि इस चैप्टर में मेनली यूज किया गया होगा मोल्स खर्च होने के लिए x, तो मैं x मान लू। सपोज HI के कितने मोल्स खर्च हो गए? 2x। अब क्यों मान रही हूं मैं 2x? देखो इधर, जब HI के 2 मोल खर्च हो रहे हैं तो हाइड्रोजन का 1 मोल बन रहा है, सिमिलरली आयोडीन का 1 मोल बन रहा है। यहाँ क्या कहा था उसने क्वेश्चन में कि आयोडीन के कितने मोल बने हैं, या हाइड्रोजन के जिसके भी दिए हैं कितने मोल दिए हैं? x मोल बने हैं, किसके? हाइड्रोजन के। तो जब हाइड्रोजन के x मोल बने हैं तो ऑब्वियसली HI के कितने खर्च हुए होंगे? 2x। सबको समझ आ रही है? तो जब 2x खर्च हो गए तो HI बचा कितना भाई? इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स बचे HI के? A थे, A में से 2x खर्च हो गए तो बचे कितने? A माइनस 2x मोल्स बचे। और ये कितना बन गया फिर? अगर उसके 2 मोल खर्च होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, तो उसके 2x खर्च हुए हैं तो इसके x बने, और इसके भी x बने। अब क्योंकि Kc के लिए तो मुझे कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए इक्विलिब्रियम पर, तो मुझे मोल्स को किससे डिवाइड करना होगा? वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, है ना। वॉल्यूम अगर V लीटर दिया है तो V पुट कर दोगे, 2 लीटर दिया है तो 2 पुट कर दिया। तो Kc कितना हो गया बच्चों? x/2
मल्टीप्लाई बाय x बाय 2 अपॉन a माइनस 2x बाय 2 का स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये सब समझ में आएगा तभी क्वेश्चन होंगे सॉल्व। ये सारी कहानी समझ नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। आयोडीन के भी क्यों भाई HI जब टूट रहा है तो हाइड्रोजन आयोडीन दोनों बन रहे हैं। HI ऐसा नहीं कर रहा कि मेरी मर्जी है मैं सिर्फ H2 बनाऊंगा, मैं I2 नहीं बनने दूंगा। जब HI के 2 मोल टूटते हैं तो 1 मोल H2 और 1 मोल I2 बनता है। ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग है और ऐसा है तो हमें मानना ही पड़ेगा। क्लियर है? वॉल्यूम तो मैंने दिया है 2 लीटर, क्वेश्चन में 2 लीटर दिया है वॉल्यूम, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम ही तो कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। केसी में तो कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। है नहीं आगे वो डिपेंड करेगा, जैसे जब तुम्हें अगर क्वेश्चन गिवन है तो ऑप्शंस क्या गिवन है, ठीक है, तो उसमें और सॉल्व करके फर्दर ऑप्शन ऐसा कुछ दे रखा है तो तुम सोचोगे सॉल्व करने के आगे। अभी तो यहाँ वैल्यूज ही नहीं है तो आगे सॉल्व करके क्या करोगे। लेकिन बिना वैल्यूज के भी पूछे जाते हैं, मैंने बताया ना, ए बी इनकी टर्म्स में भी पूछा जाता है केसी केपी। तो तुम अपने ऑप्शंस को देखकर सोचोगे कि हमें फर्दर आगे सॉल्व करके आएगा हमारा आंसर या ऐसे ही आ रहा है। वो तब उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जो क्वेश्चन होगा ना उसके अकॉर्डिंग। For example, you have a next reaction N2 plus 3H2 form twice of NH3। ठीक है, ये तुम्हारे पास रिएक्शन है। तो क्वेश्चन है कि इनिशियली starting with A moles of nitrogen and B moles of hydrogen, ठीक है, in a vessel of V liter, find ये केसी, या फाइंड तो खैर क्या है, राइट केसी कह सकते हो तुम, राइट केसी है ना। इनिशियली फाइंड तो कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वैल्यूज तो है ही नहीं, लिखना ही है केसी, तो लिखना आना चाहिए ना। लिखना आएगा, कैसे लिखा जाएगा, क्या क्राइटेरिया है वहां तक पहुंचने का, तभी तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और वैल्यूज गिवन होंगी तो। ऑब्वियसली अगर उसने NH3 की बात नहीं की तो इनिशियली हमें NH3 को फिर 0 मानना होगा। करें सॉल्व? करें? तुम लोगों ने किया? वेट करना है, चलो वेट करते हैं। चलो देखो इधर, इनिशियली वी हैव, द क्वेश्चन रब कर देते हैं। इनिशियली वी हैव इनिशियल मोल्स, इसके A, इसके B और इसके 0, है ना। अब एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम अब क्या होगा, ये खर्च होने शुरू हुए और ये बनना शुरू हुआ, है ना। तो तुम्हें दिख रहा है कि इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसके 3 मोल खर्च होते हैं, इसके 2 मोल बनते हैं। तो हमने मान लिया कि नाइट्रोजन के X मोल खर्च हुए, तुम कुछ भी मान सकते हो, Y Z कुछ भी, ठीक है। तो मैंने माना कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स खर्च हुए, X, तो हाइड्रोजन के कितने खर्च हुए होंगे, हाइड्रोजन के कितने खर्च हुए होंगे, 3x। भाई इसका 1 मोल खर्च होता है
तो हाइड्रोजन के 3 मोल खर्च होते हैं। तो अगर इसके x मोल खर्च हुए, x मोल डिसोशिएट हुए, तो इसके कितने डिसोशिएट होंगे? 3x मोल डिसोशिएट होंगे। समझ में आ रही है बात? तो अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे बच्चों? 2x बनेंगे अमोनिया के, 2x मोल बनेंगे। तो ये बचा कितना? नाइट्रोजन के मोल्स बचे कितने? एट इक्विलिब्रियम मोल्स कितने बचे? ए थे, x खर्च हो गए, a माइनस एक्स, ये b माइनस 3x, और ये कितने बने? 2x। अब क्योंकि मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए Kc लिखने के लिए इक्विलिब्रियम पर, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कितना v है, तो लिखो जरा Kc, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2x/v, और इसका हो गया स्क्वायर। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, b माइनस 3x/v का क्यूब, और इधर a माइनस एक्स अपॉन v। बताओ इतनी बात क्लियर है सबको या नहीं? सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, सबको समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन करोगे, लिखोगे रिएक्शन? क्वेश्चन बोलूं बच्चों, रब कर दो ये, लिखो। फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives twice of HI. Value of Kc is equals to 50. ठीक है? And you have to find the value of Kp. Kp की वैल्यू फाइंड करो। टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। लो भाई, टेम्परेचर की जरूरत है तो लो, लो टेम्परेचर लो, अब तीर मारो तुम लोग, ठीक है? आंसर इज 50। भाई Kp इज इक्वल्स टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng क्या है यहाँ? 2 माइनस 2, तो डेल्टा Ng 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 0, RT की पावर 0 तो वो हो गया 1, तो Kp इक्वल टू हो गया भाई Kc के बराबर, मतलब 50। तो बहुत टफ था क्या? हो गया सबका? ये पार्टिसिपेंट्स भाग के कहाँ जा रहे हैं? अभी टाइम थोड़ी हुआ है क्लास का। थक गए? और अभी तो 2 घंटे की क्लास और है, अभी से कैसे थक सकते हो तुम लोग? तो वो जब तक होगा उनका 10-15 मिनट तक, ठीक है। अभी तो 4:08 ही हुए हैं, 4:30 तक है क्लास। देखो इधर, करूं यार अब? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ही कर रहे हैं अब थोड़े। केसी और केपी की यूनिट्स लिख सकते हो तुम लोग? केसी और केपी की यूनिट्स लिख सकते हो? जैसे यहां डायमेंशन लेस हो जाएगा, कैसे? केसी है यहां, तो केसी इक्वल टू HI की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर का स्क्वायर हो गया, और यहां मोल पर लीटर, और ये मोल पर लीटर, कट गया।
डायमेंशन लेस हो गया। Kp ऐसे ही एटमॉस्फेयर का स्क्वायर और नीचे एटमॉस्फेयर इनटू एटमॉस्फेयर, Kp की भी कोई यूनिट नहीं आने वाली है ना। ऐसी कोई रिएक्शन हो कि भाई ट्वाइस ऑफ NO2 गैस गिव्स N2O4 गैस, ठीक है। तो Kc इक्वल टू मोल पर लीटर, और यहाँ आया मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो क्या है यूनिट, लीटर पर मोल या मोल पर लीटर का इनवर्स। ऐसी Kp की क्या आ जाएगी यूनिट, एटमॉस्फेयर की पावर -1। तो समझ गए Kp और Kc की यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादातर मेंशन नहीं हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यूनिट के साथ मेंशन हो Kp और Kc, तो डिपेंडेंट नहीं रहना है Kp और Kc की यूनिट पर, उससे कोई इतना खास मतलब भी नहीं होता। Kp और Kc की यूनिट से इतना कुछ हमें करना भी नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ। लेकिन कहीं यूनिट मेंशन हो तो कैसे बनी यूनिट, तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि यूनिट तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर द रिएक्शन Kc is 100 at 27 degrees Celsius. Find Kp for this reaction. 2463 एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है, 246 एटमॉस्फेयर। देखो इधर डस्टर की तो जरूरत ही नहीं है। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Kc में कॉन्सेंट्रेशंस पुट की होंगी और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में पुट की होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम तो लीटर में हो गया, प्रेशर मैं एटमॉस्फेयर में फाइंड कर लूं, तो मैं R की वैल्यू 0.0821 रख दूं, ठीक है। तो Kc की वैल्यू कितनी है 100 और R कितना हो गया 0.0821, टेम्परेचर कितना हो गया 298 केल्विन। 27 से हट 300 आया ना, 25 से आएगा 298, तो कितना आ गया 300 केल्विन, और डेल्टा Ng कितना है 2 - 1 गैस है, सॉरी 2 - 1 कितना आया 2463 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन and the reaction is for the following reaction, if initially 25 moles of hydrogen and 20 moles of iodine are present, then at equilibrium 30 moles of Hi are present. Then at equilibrium 30 moles of Hi are present at equilibrium, या are formed at equilibrium लिख दो, are formed at equilibrium. Then find equilibrium constant Kc. ठीक है, हो गया, हाँ हो गया बच्चों। देखो इधर फटाफट देखो, इनिशियली इसके कितने हैं 25 मोल, इसके कितने हैं 20 मोल, तो इसके कितने हैं 0, क्योंकि कुछ नहीं दे रखे। इनिशियली कुछ नहीं दे रखे ना, ठीक है। इनिशियली है 25 20, इनिशियली इसके कुछ नहीं दे रखे 0। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम
मैंने माना कि इसके x मोल खर्च हो गए, तो इसके भी x मोल खर्च हुए होंगे और इसके 2x बने होंगे। तो ये रह कितना गया 25 माइनस x मोल, ये कितना रह गया 20 माइनस x मोल, और ये कितना बन गया 2x मोल। ठीक है, सबको आ रही है बात समझ? बट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम मुझे गिवन है कि HI के जो मोल हैं बन गए हैं वो 30 मोल बन गए हैं, तो मतलब 2x शुड बी इक्वल टू 30। तो x किसके इक्वल आ गया 15 के। आई बात समझ में या नहीं? x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x की जगह जब 15 रखा तो 25 माइनस 15 कितना आ गया 10, और 20 माइनस 15 कितना आ गया 5, और ये तो है ही 30। अब क्योंकि मुझे केसी फाइंड करना है, केसी में तो मुझे वॉल्यूम भी चाहिए होता है, दिया नहीं है, मैंने वी मान लिया कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी थी, बट फायदा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि कट जाना है वो सारा, 30 अपॉन वी का स्क्वायर, और ये 5 बाई वी इंटू 10 बाई वी, वी सारा कैंसिल आउट हो गया, तो 30 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10, कितना आया आंसर 18। आ गया सबका? सबका आ गया 18 आंसर? ठीक है, ओके। अब एक बात और बता दूं, बाकी तो अब जितना भी रह जाएगा फिर वो तुम जब शिफ्ट हो जाओगे वहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो एक टॉपिक और समझा देती हूँ, रब कर दो, रब कर दो। ओके, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है या रिएक्शन बिल्कुल भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गई, मतलब रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुई, मतलब प्रोसीड हुई होगी बहुत नेग्लिजिबल प्रोसीड हुई होगी, क्या रिएक्शन एवरेज, मतलब एवरेज 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 गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एवरेज एवरेज कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। के की वैल्यू से पता लगाया जा सकता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ए फॉर्म्स बी, सी फॉर्म्स डी, ई फॉर्म्स एफ, इसका जो k है सपोज 10 की पावर 4 है, इसका जो k है सपोज 10 की पावर 2 है, और इसका जो k है सपोज वो 10 की पावर -3 है। ठीक है, k की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, k जो है वो तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के है, तो k की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि b की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। b की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है वो तो तभी हुआ होगा ना जब रिएक्शन किधर गई होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड हुई होगी। या यहाँ k की वैल्यू बहुत कम है, 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, रिएक्टेंट की बहुत ज्यादा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रही है। यहां सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंटली गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डी और सी की कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंट होंगी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, तो ये वाली के की वैल्यू कह रही है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इक्विलिब्रियम पर, ये वाले के की वैल्यू कह रही है कि ई की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इक्विलिब्रियम पर, और ये वाले के की वैल्यू कह रही है कि सी और डी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इतनी बात समझ में आई? सिग्निफिकेंट अभी अभी बात करते हैं सिग्निफिकेंट रेंज की। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो जब k की वैल्यू काफी ज्यादा हो, वो कितनी ज्यादा वो अभी बताई जाएगी एक वैल्यू, जब k की वैल्यू काफी ज्यादा हो तो हम कह सकते हैं रिएक्शन
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है तो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि पहले ही बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में 100% कंप्लीशन नहीं होता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है कह सकते हैं जब K की वैल्यू ज्यादा है। जब K की वैल्यू बहुत कम है तो कहेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हुई, और यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरेज। ठीक है, तो वो क्या है कि अगर K की वैल्यू, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻³ के बराबर या उससे कम है, ठीक है, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हुई या बहुत कम प्रोसीड हुई है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हुई या बहुत कम प्रोसीड हुई है। इस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। ठीक है, जब K इक्विलिब्रियम दिख रहा है, यहां लिखो, जब K इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ या उससे ज्यादा होगी तो रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अच्छी खासी प्रोसीड हुई है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इस केस में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होगी और इसके बीच में सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशंस होंगी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। इतनी बात समझ में आई है? तो K की वैल्यू हमें हिंट दे देती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड हुई है या बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रही है। मतलब हमें स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बारे में हिंट मिल जाता है। कैसे? जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड हुई है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो यहाँ स्टेबिलिटी का कंपैरिजन क्या रहेगा? यहाँ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है। यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ बताना मुश्किल हो जाएगा ना। यहाँ इस केस में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि बैकवर्ड ही रही है। क्यों रही है? क्योंकि ई की स्टेबिलिटी ज्यादा है एफ से। मैम ये वैल्यू कांस्टेंट, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है बेटा? ये रेंज बताइए के की। के इस रिएक्शन के लिए नहीं, एक जनरल बताया है, एक जनरल है ये कि 10⁻³ या उससे कम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी, और 10⁻³ से ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। और अगर इसके बीच में है के की वैल्यू तो मतलब सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशंस मिलेंगी हमें इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ठीक है, तो के की वैल्यू कंपेयर करके हम स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, by knowing the value of equilibrium constant we can comment on the stability of reactant and product। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब रिएक्शन क्वोशिएंट रह गया क्यू, उसे समझाने में भी 10-15 मिनट तो लगेंगे। टाइम कितना है? लिंक आ गया क्या उसका तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का? पढ़ा दो आगे एक टॉपिक और, रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू। देखो अब मैं रब कर रही हूँ, नेक्स्ट हेडिंग डालू रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू। अभी प्रैक्टिस बहुत करनी है तुम्हें क्वेश्चंस की, सर से बोल दूंगी वो कराएंगे क्लास में। ठीक है, बाकी तुम लोगों को तो करनी है। इसमें कोई थ्योरी व्योरी नहीं है इस चैप्टर में, क्वेश्चंस ही करने हैं, क्वेश्चन से ही समझना है सारा चैप्टर, बस न्यूमेरिकल्स ही है। ठीक है, थ्योरी का कोई रोल नहीं है। कोई ऐसा जो मैं बता रही हूँ कोई थ्योरी थोड़ी है, ये तो जो भी बता रही हूँ न्यूमेरिकल करना ही तो सिखा रही हूँ। ठीक है, तो थ्योरी व्योरी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स ही करने सीखने हैं, न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस बहुत करनी है। न्यूमेरिकल करना ही अपने आप में चैप्टर
को समझना है, बस चैप्टर समझ में आ गया कब, जब न्यूमेरिकल करने आ गए। देखो इधर रिएक्शन कोशेंट, अब ये रिएक्शन कोशेंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब है क्या, जैसे ये एक रिएक्शन है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो Q रिएक्शन कोशेंट है वो इक्वल टू होगा C की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B, ठीक है। ये Q रिएक्शन कोशेंट होता है, आई बात समझ में। लेकिन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है तो यही Q इक्वल टू K हो जाता है, आ रही बात समझ में। जब इस Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो इसका मतलब रिएक्शन कहां पर है, रिएक्शन कौन सी स्टेज पर है, इक्विलिब्रियम पर है। रिएक्शन कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर है। और जब Q K के बराबर नहीं है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंची है अभी, रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। आ रही है बात समझ में। जैसे जैसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सपोज 100 होती है, ठीक है। तो अगर Q की वैल्यू 100 से कम या 100 से ज्यादा है, मतलब नॉट इक्वल टू 100 है, चाहे 99.99 भी है, आ रही बात समझ में। तो जब तक Q की वैल्यू 100 के बराबर नहीं है, चाहे वो 100 से ज्यादा है चाहे वो 100 से कम है, डजंट मैटर, लेकिन 100 के बराबर नहीं है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। और जब इस Q की वैल्यू 100 हो जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और फिर Q को ही क्या बोलने लग जाते हैं, K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ आई, पहले ये बताओ। इतनी बात समझ में आ गई सबको। एक्चुअली ये चीज Q है, जब Q की वैल्यू K के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और जब Q की वैल्यू K के बराबर नहीं है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। इतनी बात क्लियर। अब ये चीज रब कर दूं मैं, कुछ और समझाना है अभी, है ये रब कर दूं, ठीक है। अब Q इक्वल टू K है तब तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। बाकी क्या हो सकता है कि Q लेस देन K एंड Q ग्रेटर देन K। Q का भी फॉर्मूला यही है, K का भी फॉर्मूला यही है। जब Q और K बराबर है तब तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन जब Q K से छोटा है, जब Q K से छोटा है, और तुम्हें पता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का नेचर है कि उसे इक्विलिब्रियम पर पहुंचना ही है, तो जब Q K से छोटा है और रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी तो Q K के बराबर हो जाएगा, तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जा रही होगी जिस डायरेक्शन में उसने इक्विलिब्रियम अचीव करना है, मतलब Q को K के बराबर होना है। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में फास्ट होगी बच्चों, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, नहीं समझ पा रहे हैं ना, उलझ गए। तुम्हें पता है कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस रेट से आ रही है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम पर होती है रिएक्शन तब तो ये दोनों रेट बराबर होते हैं, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पर नहीं होती रिएक्शन तो ये दोनों रेट बराबर नहीं होते हैं, कोई दोनों में से कोई एक रेट ज्यादा होता है और कोई एक कम होता है। क्लियर। तो अभी Q K से छोटा है, Q को K के बराबर आना है, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए या रिएक्टेंट की ज्यादा चाहिए Q को K के बराबर आने के लिए। Q K से छोटा है, Q को K के बराबर होना है, यानी Q को बढ़ना है। बढ़ेगी कैसे ये वैल्यू, जब क्या बढ़ेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ेगी,
रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए कि बैकवर्ड? रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. इट मीन्स व्हेन Q इज लेस देन K देन रिएक्शन इज फास्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब नेट रिएक्शन, ऐसे तो रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होगी? नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अभी फिर से बताती हूं, देखो Q का भी यही फॉर्मूला है और K का भी यही फॉर्मूला है, बस वैल्यूज अलग अलग हैं, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज अलग अलग हैं. Q जो है वो K से छोटा है, Q को K के बराबर पहुंचना है, छोटी वैल्यू है और बराबर पहुंचना है, मतलब उसे बढ़ना है. तो बढ़ेगा कैसे? कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए? न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, यानी C और D की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी C और D की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए. तो C और D की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कैसे मिलेगी? जब कौन से रिएक्शन का रेट फास्ट हो? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट हो. मतलब नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के बाद तो दोनों रेट बराबर हो जाएंगे. ठीक है, तो when Q is less than K the net reaction is going in forward direction, and when Q is greater than K, Q K से बड़ा है, Q K से बड़ा है बट उसे उसके बराबर होना है, यानी अब Q को छोटा होते जाना है. छोटा कैसे होगा? किनका अमाउंट बढ़े? A और B का. कैसे बढ़ेगा? फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट फास्ट हो, मतलब नेट रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रेट बैकवर्ड फास्ट होगा रेट फॉरवर्ड से. पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं?